सावरकर विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर। वंचक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। और आज मेरे विस्फोट कार्यक्रम का विषय है विनायक दामोदर सावरकर, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के महापुरुष विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर को उनके जयंती पर वंचक व्यापार समूह नमन करता है। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नासिक के भागुर गांव में हुआ था। इनके माता का नाम राधाबाई और पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई बाबा राव सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर थे और इनकी एक बहन नैनाबाई सावरकर थी। विनायक दामोदर सावरकर आगे चलकर इतना वीरता का काम इन्होंने किया कि इन्हें वीर सावरकर या स्वतंत्र वीर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में या फिर कहें तो आधुनिक संसार में हिंदुत्व शब्द को विकसित करने का श्रेय सावरकर जी को ही जाता है, वीर सावरकर को जाता है। ये एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि और लेखक थे। इन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को आधार बनाते हुए अपना जीवन यापन किया। अपने जीवन को इन्होंने हिंदुत्व के आधार पर आगे बढ़ाया। इनके राजनीतिक दर्शन उपयोगितावाद, प्रत्यक्षवाद, तर्कवाद, मानवतावाद इत्यादि था और ये भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते थे और देखते थे। और इनकी यही इच्छा थी कि भारत की पहचान जो है वो हिंदू धर्म पे हो, जिसके कारण इन्होंने हिंदुत्व शब्द को रचा। हिंदू शब्द और हिंदुत्व शब्द के रचयिता जो हैं आधुनिक संसार में और आधुनिक भारत में, वो ये वीर सावरकर ही हैं और इसी आधार पे इन्होंने अपने जीवन को जिया। जब ये सिर्फ 9 वर्ष के थे तो इनकी माताजी का देहांत हैजे के कारण, और जब ये 16 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी प्लेग के कारण चल बसे। फिर इनके भाई बहनें अर्थात इनके पूरे परिवार की जिम्मेवारी इनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने निभाई। और जब ये 18 वर्ष के हुए अर्थात 1901 में इनकी शादी हो गई। इनकी शादी यमुनाबाई से हुई और इनके 3 संतान हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्र का नाम प्रभाकर सावरकर और विश्वास सावरकर था, जबकि पुत्री प्रभात सावरकर थी। वर्ष 1902 में इन्होंने अपना मैट्रिक का पढ़ाई पूरा किया और फिर ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते हुए बीए की पढ़ाई करना चाहते थे और ये आगे अपना बीए का पढ़ाई पूरा भी किया इन्होंने। वर्ष 1904 में इन्होंने भारत में एक अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और जब वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो इन्होंने जितने भी विदेशी सामान थे उसकी होली खेली, विदेशी सामान का इन्होंने नष्ट किया और ये रूसी क्रांतिकारियों से बेहद प्रभावित थे। ये चाहते थे कि जैसा रूसी क्रांतिकारी कर रहे हैं वैसा भारत में भी क्रांतिकारियों को करना चाहिए। और जब ये बीए की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए और आगे की पढ़ाई करने के लिए जब ये लंदन गए तो ये वहाँ पर इंडिया हाउस में रहना शुरू किए और फिर उनकी मुलाकात वहाँ पर क्रांतिकारी लाला हरदयाल से हुई। और जब 1 जुलाई 1909 को भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को गोली मार दिया तो फिर ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश सेना ने, ब्रिटिश लोगों ने इन्हें अर्थात वीर सावरकर को इस साजिश में मदन लाल ढींगरा के द्वारा करजन वायली की हत्या
के साजिश में फंसाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सेलुलर जेल में भेज दिया, जहां पर इन्हें काला पानी की सज़ा दी गई। हालांकि जब 1909-1910 में इन्हें सज़ा सुनाई गई थी और इन्हें कारागार में भेजा जा रहा था, उस समय ये किसी तरह जहाज़ से निकलकर भाग गए। फिर 24 दिसंबर 1910 को इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और फिर जनवरी 2011 में इन्हें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक बात यह भी कही जाती है कि ये नासिक ज़िले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र में 7 अप्रैल 1911 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सेलुलर जेल में काला पानी के सज़ा के लिए भेजे गए थे। काला पानी का सज़ा एक ऐसा सज़ा होता है जहां पर बहुत कठोर दंड दिए जाते हैं, जैसे इन्हें नारियल छीलकर उससे तेल निकालना या फिर कोल्हू के बैल की तरह सरसों, नारियल आदि से तेल निकालना होता था और फिर इन्हें पहाड़ी और अलग अलग जगहों पे बहुत कठिन परिश्रम करवाए जाते थे। और यह यानी कि वीर सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर अर्थात अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में इन्होंने अपना जीवन बिताया। फिर इन्हें दया याचिका मिली और दया याचिका के आधार पे एक बात यह कही जाती है कि वर्ष 1920 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पे इन्होंने ब्रिटिश शासन के सामने विरोध न करने के आधार पे रिहाई की बात कही। इन्होंने कहा कि मैं अब आपका विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर ये जेल में रहते हैं तो शायद यह भारत की आज़ादी के लिए वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। अगर ये इनकी रिहाई हो जाती है तो ये एक बार रिहा होकर फिर अपने स्वतंत्रता संग्राम में लग सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और कही जाती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर थे, इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। यह बात सत्य है। यहाँ पे ये बात हम कहना चाहेंगे कि ये बात में सत्यता है, लेकिन इसके पीछे कारण यह था क्योंकि यह चाहते थे कि अगर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तो मैं बाहर आ जाऊँगा तो फिर मैं वो स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में शामिल हूँगा। अगर मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ तो फिर मैं इसी कारावास में रहूँगा, कारागार में रहूँगा और मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ साफ कर देना चाहता हूँ कि इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी तो मांगी थी, लेकिन अंग्रेज़ों से माफ़ी इसलिए मांगी थी ताकि ये भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करवा सके, भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र करवा सके। और इसी के कारण से वर्ष 1920 में ये अंग्रेज़ों के समक्ष इन्होंने अपनी दया याचिका में कहा था कि मैं अब विरोध नहीं करूंगा, आपका विरोध नहीं करूंगा और आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। और इस आधार पे इन्हें और इनके दया याचिका पे सुनवाई करते हुए इन्हें कारागार से वापस बाहर निकाल दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। ये लगभग 6 से 7 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो कि एक सांस्कृतिक संगठन है जो उस समय बनी थी, उस समय से अभी तक है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसे हम सिर्फ हिंदू महासभा भी कहते हैं। ये उसके 6 से 7 बार अध्यक्ष बने और इन्हीं के अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा एक राजनीतिक संगठन, एक राजनीतिक दल पे के आधार पर भी स्थापित हुई। वीर सावरकर हिंदू महासभा के समकक्ष एक और संगठन जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उसके तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से भी इन्होंने मुलाकात की थी और ये भारत को हिंदुत्व के आधार पर आगे ले जा रहे थे और ले जाना चाहते थे। अब मैं अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ
विनायक दामोदर सावरकर के उन पहलुओं के बारे में, उन सारे राजनीतिक पहलुओं के बारे में, उन सारे और भी अलग अलग पहलुओं के बारे में जिसके आधार पे ये अभी वो सम्मान नहीं पा सके हैं जो इन्हें मिलना चाहिए था। बात है वीर सावरकर की, बात है विनायक दामोदर सावरकर की, बात है हिंदूवादी विनायक दामोदर सावरकर की। बात आती है कि जब ये वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा, तो इन्हें आज तक वो सम्मान क्यों नहीं दिया गया? आज भी इन्हें भारत में वाद विवाद का विषय क्यों बनाया जाता है? और क्यों ये बात आती है कि ये जो विनायक दामोदर सावरकर थे ये वीर नहीं कायर थे, ये इनके सामने माफ़ी मांगे तो ये इनके सामने माफ़ी मांगे, ये सारी बातें क्यों आती है? क्यों ये बातें आती है कि विनायक दामोदर सावरकर को हम वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानेंगे, हम वो चीज़ें नहीं करेंगे? कुछ एक पक्ष है जो कहता है कि विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर थे, तो एक पक्ष है जो कहता है कि विनायक दामोदर सावरकर वीर नहीं थे, वो कायर थे। मैं अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आतंक समाचार का इस वीर और कायर पे क्या कहना है, क्या मानना है। मैं अपने इस विश्लेषण में बार बार वीर सावरकर कहता आया हूँ, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आतंक समाचार जो है वो विनायक दामोदर सावरकर को वीर मानता है, वीर सावरकर मानता है। अब बात करते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर अर्थात वीर सावरकर को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? फिर मैं आगे की बात करूँगा, पीछे भी जाऊँगा, फिर आगे की भी बात करूँगा, 1947 के पहले की भी बात करूँगा, 1947 से अभी तक की भी बात करूँगा, और फिर अभी से आगे की भी बात करूँगा। लेकिन बात आती है कि विनायक दामोदर सावरकर को अभी तक वो भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? क्या विनायक दामोदर सावरकर उसके हकदार नहीं हैं? तो यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, लेकिन जब किसी शख्सियत का अपमान होता है तो वहाँ पे बात करने की ज़रूरत हो जाती है। और जब के कामराज को, राजीव गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, एमजी रामचंद्रन जैसे लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो उन सबों के सामने मैं यहाँ पे फिर तुलना नहीं करना चाहता हूँ कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, किनकी शख्सियत ज़्यादा ऊंची है किनकी शख्सियत कम ऊंची है, लेकिन जब किसी का अपमान होता है तो फिर वहाँ पे हमें तथ्य के आधार पे बात करनी होगी। जब अभी मैंने कुछ शख्सियत का नाम लिया, जब इन शख्सियतों को भारत रत्न दिया जा सकता है तो विनायक दामोदर सावरकर को तो सबसे पहले इन लोगों से भी पहले देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़े शख्सियत हैं इन सारे लोगों की तुलना में। लेकिन मैं फिर यहाँ पे किसी की तुलना नहीं, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर की तुलना इन लोगों से नहीं हो सकती और इन लोगों की भी तुलना आपस में नहीं हो सकती। लेकिन जब बात आती है भारत रत्न की या अलग अलग नागरिक सम्मान की, तो वहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर को पीछे कर दिया जाता है, चाहे वो बात किसी भी राजनीतिक दल का हो। आज एक हिंदूवादी या फिर हिंदुत्ववादी कहे जाने वाले राजनीतिक दल जिसका भारत में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो इन्होंने भी विनायक दामोदर सावरकर को अभी तक वो सम्मान नहीं दिया है, अभी तक इन्होंने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया है, जबकि ये प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे देते हैं। मैं फिर यहाँ पर प्रणब मुखर्जी का ये नाम लेकर उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जब किसी के साथ अन्याय होगा, विनायक दामोदर सावरकर के साथ अन्याय होगा, वीर सावरकर के साथ अन्याय होगा, तो मुझे एमजी रामचंद्रन से लेकर राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर के कामराज हो, इनका नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर इन लोगों से कहीं आगे थे, इन लोगों से कहीं ऊंची शख्सियत रखते थे। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो तथाकथित कहें तो तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो हिंदुत्व को आधार बनाकर काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों ने हिंदूवादी नेता को भी उतना सम्मान नहीं दिया। चाहे वो विनायक दामोदर सावरकर की बात करें, चाहे वो नाथूराम गोडसे की बात करें, इन्होंने भी वो सम्मान नहीं दिया। ये भी चाहते तो हैं लेकिन ये करते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पे भी राजनीतिक मजबूरी दिखती है। तो इन्हें ये सोचना चाहिए
कि जो गलतियां इतिहास में होते आई है वो चीज़ न दोहराएं। और आप तो इस हिंदुत्व के आधार पे ही बने थे, तो आपको विनायक दामोदर सावरकर को वो सम्मान देना चाहिए, आपको नाथूराम गोडसे को वो सम्मान देना चाहिए। ये दोनों भारत रत्न के प्रबल दावेदार हैं, इन्हें भारत रत्न देना चाहिए। प्रणब मुखर्जी इन दोनों के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, जब राजनीति होती है तो राजनीति ही होती है। ठीक है, अब मैं इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर बात करना चाहूँगा वीर सावरकर के कुछ और पहलुओं के बारे में। वीर सावरकर अंडमान के सेलुलर जेल में रहे और आज उसी सेलुलर जेल का नाम वीर सावरकर कारागार रखा गया हुआ है। आज वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, वो पोर्ट ब्लेयर जो उसकी राजधानी है, आज वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो बात आती है कि ये जो वीर सावरकर हैं, इन्हें जो सम्मान, यहाँ पर एक और बात वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर प्रखर हिंदूवादी नेता थे, प्रखर हिंदूवादी शख्सियत थे, प्रखर हिंदूवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। और वीर सावरकर जब वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो इन्होंने तिरंगे के साथ साथ भगवा झंडा भी फहराया, क्योंकि ये अखंड भारत में विश्वास रखते थे। और ये 1947 के भारत विभाजन और भारत के स्वतंत्रता के साथ भारत का जो विभाजन हुआ, उससे ये खुश नहीं थे। और ये उन्होंने उस समय कहा था कि ये जो भारत है ये टूटा हुआ भारत है, मैं अखंड भारत, मैं भगवा भारत की बात करता हूँ, मैं भगवा भारत में विश्वास रखता हूँ। और यहाँ पर बात आती है कि ये हिंदुत्व शब्द के रचयिता थे, ये हिंदू शख्सियत थे, ये हिंदूवादी थे। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। ये हिंदूवादी थे, लेकिन ये हिंदू में जो बुराइयाँ थी उसके ये विरोधी भी थे, प्रखर विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि हिंदू में भी ये कुछ जो बुराइयां हैं वो धर्म के नाम पर हो, ये उसमें भी सुधार चाहते थे। जो भी अलग अलग कुरीतियाँ थी, ये उसके खिलाफ भी, हिंदू धर्म के कुरीतियाँ के खिलाफ भी बोलते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इससे कुरीति के खिलाफ बोलने से हमारा हिंदू धर्म जो है वो मजबूत होगा, न कि कमज़ोर होगा। और ये गाय को, इनके बारे में एक और चीज़ ये है कि ये गाय को भगवान या फिर माता नहीं मानते थे, ये गाय को बस एक उपयोगी पशु मानते थे। और ये समस्त अखंड भारत में विश्वास रखने वाले एक शख्सियत थे। वर्ष 1948 में जब मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई थी महान स्वतंत्रता सेनानी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो उस मामले में इन्हें भी, वीर सावरकर को भी दोषी पाया गया था और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में इन्हें बरी कर दिया गया। और यहाँ पर एक बात और आती है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो अहिंसावादी थे और उनके विपरीत विचारधारा के जो शख्सियत थे वीर सावरकर, वो हिंसा और उग्र राष्ट्रवाद में विचार रखते थे। वहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी भी बहुत सारे चीज़ों से, इनके बहुत सारे विचारों से प्रभावित थे। हालांकि उनकी राजनीतिक विचारधारा और मानसिक विचारधारा और जीवन की विचारधारा अलग थी, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे चीज़ों से प्रभावित थे। और मोहनदास करमचंद गांधी भी विनायक दामोदर सावरकर को बहुत सारे चीज़ों में वीर मानते थे और ये भी विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर कहा करते थे। अब मैं अपने विश्लेषण को अंत की ओर ले जाता हूं और मैं यहाँ पर कुछ कहते हुए अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूं, चाहे वो अभी की सरकार हो, अभी के शख्सियत हो, अभी के लोग हों या फिर अभी के जितने भी विचारक हों, उन्हें विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सारा कुछ सही तरीके से पढ़ना चाहिए और सारा कुछ सही तरीके से समझना चाहिए। वो सिर्फ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते तो इनके बारे में बहुत कुछ हैं, लेकिन वो तुष्टीकरण और बहुत सारे चीज़ हिंदुत्व के आधार पे, हिंदू शब्द के आधार पे इनका विरोध करते हैं या फिर इनके विचार को आगे नहीं बढ़ने देने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि इनके शख्सियत को वो सम्मान दें। और मैं यहाँ पर भारत सरकार से भी यही कहना चाहूँगा और ये
आग्रह करना चाहूँगा कि इन्हें जल्द से जल्द वो सम्मान देना चाहिए जिसके ये हकदार हैं, और इन्हें जल्द से जल्द भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये भारत रत्न होने चाहिए। ये भारत के बहुत बड़े रत्न हैं। ये भारत रत्न है, विनायक दामोदर सावरकर भारत रत्न है। और मैं यहाँ पर अब आखिर में, अंत में, इनका वर्ष 1963 में इनकी पत्नी का निधन हुआ और ये अपने जीवन के अंत समय में इच्छा मृत्यु चाहते थे। ये चाहते थे कि इनकी इच्छा मृत्यु हो, ये खुद से मृत हो जाएं, और इन्होंने आत्महत्या शब्द के जगह पर आत्मअर्पण शब्द कहा। इन्होंने कहा कि मैं अब सारा कुछ जो भी दवा है, खाना है, वो मैं अब छोड़ दूंगा, और मैं इसके आधार पे जब ऊपर से बुलावा आएगा मैं मरना चाहता हूँ। और इन्होंने आत्महत्या न करके, आत्महत्या शब्द ना कह के उसे आत्मअर्पण शब्द कहा, और 1 फरवरी 1966 को इन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया। जो भी ये खाते थे, दवा वगैरह, इन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया, और इसके कारणवश इनका बॉम्बे में 26 फरवरी 1966 को निधन हो गया। कहते हैं कि इंसान मरता है, इंसान के विचार नहीं मरते, और वीर सावरकर भी वैसे ही शख्सियत थे जो 1966 में उनका शरीर तो मर गया, लेकिन उनका विचार जो है ये इस भारत के लिए, इस संसार के लिए, इस मानवता के लिए, इस हिंदुत्व के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए सदैव जीवित रहेगा। नमस्कार।